हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सपना गोयल और मेरे चैनल का नाम है सपना गोयल 1985। इस वीडियो के थ्रू हम करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स लेसन 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन एंड आंसर्स। हम क्विकली उनको रिवाइज करेंगे और मैं आपके साथ रिवाइज करने वाली हूँ 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो मगर आंसर आपको इन नोट्स में ज़रूर मिल जाएगा। सबसे पहले है पॉइंट्स टू रिमेंबर। मेजरली जो मैं आपको दिखाना चाहती थी वो है ये फ्लो चार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ थ्री थिंग्स। इस चैप्टर में बेसिकली यही समझाया गया है कि सेक्टर्स को तीन तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि काम करने के तरीके पे, एम्प्लॉयमेंट पे एंड ओनरशिप पे। सो हम इस चैप्टर में मेजरली आपको ज़रूर पढ़ना है, समझना है तीनों सेक्टर्स का डिफरेंस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, फिर ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। क्विकली चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर यानी सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमें पता है कि प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे जब गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं तो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, जैसे फार्मिंग है, डेयरी है, फिशिंग है। फिर सेकेंडरी सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। और तीसरा है टर्शरी जिसमें सर्विसेज इंक्लूड होती हैं जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है सजेस्ट वेज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज इन अर्बन एरिया यानी अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में ज़्यादा नौकरियां जनरेट करने के लिए क्या किया जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि गांव के इलाकों में ज़्यादा नौकरियां जनरेट करने के लिए क्या किया जा सकता है। दोनों ही क्वेश्चंस में एक पॉइंट बड़ा कॉमन सा होता है जो याद रखिएगा, और ये पॉइंट बहुत जगह काम आता है। वो है प्रोवाइडिंग लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे लोन्स देना ताकि कोई भी स्मॉल बिजनेस शुरू किया जा सके। सो अगर हम गांव की बात करें, एम्प्लॉयमेंट देना है तो फार्मर्स के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या कोई नई तरह की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, या कोई कंस्ट्रक्शन करवाना होगा। और शहरों में भी जो कंस्ट्रक्शन है वो नौकरियां जनरेट करता है, चाहे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स हैं, डैम्स हैं, एक्सेट्रा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन व्हाई द गवर्नमेंट हैज टेकन देम। यानी आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं पब्लिक सेक्टर के यानी गवर्नमेंट कंपनीज के, और आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट ने उनको क्यों शुरू किया। तो बाई चांस इस आंसर में एग्जाम्पल नहीं दिए हुए हैं, आप रेलवेज़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी का नाम लिख सकते हैं, और गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विसेज क्यों प्रोवाइड करती हैं ताकि गरीब लोग भी उनको अफोर्ड कर सकें। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनरेगा के ऊपर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है और ये 9th क्लास में भी था आपको, और वहाँ तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मनरेगा एक वो स्कीम है जो 2005 में लॉन्च की गई थी, और ये 100 दिनों की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है टू एनीवन हु इज़ विलिंग टू डू मैनुअल अनस्किल्ड वर्क, यानी हाथ से अनस्किल्ड वर्क, यानी जिसमें कोई एजुकेशन या स्किल की ज़रूरत नहीं है। नाली सफाई का भी काम दिया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन का भी दिया जा सकता है। और फिर आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं इस स्कीम के। फिर है नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अगर मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जैसे मैं एक टीचर हूँ एक स्कूल में, मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में हूँ, और आपके घर में जो मेड काम कर रही है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। फ़र्क क्या है, मुझे एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलता है, उसको नहीं मिलता, मेरे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं, उसके नहीं हैं, मुझे छुट्टियाँ फिक्स्ड हैं, उसकी छुट्टियाँ फिक्स नहीं हैं, और मेरी हर छुट्टी के मुझे पैसे मिलते हैं, उसको हो सकता है मिले ना मिले, ये डिपेंड करेगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की सेटलमेंट के ऊपर, टर्म्स ऑफ वर्क, टर्म्स ऑफ कंडीशन के ऊपर। मुझे बोनस मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, उसको शायद वो सब ना मिले। तो ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिफरेंसेस हैं।
और क्वेश्चन कई बार बड़े अलग तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि सपोज़ कीजिए कि सुरेश एक स्कूल में काम करता है और नरेश जो है वो एक टी स्टॉल के ऊपर चाय बेचता है। तो दोनों की सिचुएशंस में डिफरेंस क्या है? तो आपको पहले तो ये पहचानना होगा कि ये क्वेश्चन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के ऊपर है और फिर दोनों का डिफरेंस बताना है। आंसर यही रहेगा। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बट द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी नाउ इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। सो आपको बताना है कि एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में क्यों डिक्लाइन होता जा रहा है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो हो रहा है, गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट होती है एग्रीकल्चर पे वो घटती चली जा रही है, फार्मर्स का कंपटीशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ढंग से कई बार इम्प्लीमेंट नहीं होती है, गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ रिड्यूस होती जा रही हैं ओवर टाइम, और ज़रूरत से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में भरे हुए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है, छोटा छोटा लैंड है लोगों के पास और उससे फार्मिंग उतनी सक्सेसफुल नहीं रह पाती। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ टर्जरी सेक्टर बिकमिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है ये कि टर्जरी सेक्टर इंडिया में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया है। क्योंकि जब से लोगों की इनकम्स बढ़ने लगी हैं और लोग बहुत सारी सर्विसेज की डिमांड करने लगे हैं विद ग्रोइंग इकोनॉमी, जैसे हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, बैंक्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज जो पहले उतनी डिमांड नहीं की जाती थी अब की जाती हैं। आईटी सर्विसेज है, टूरिज़्म है, आप फिल्म देखने जाते हैं। सो ये ओवर टाइम टर्जरी सेक्टर इंडिया में अब लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बन गया है। मतलब जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तीनों में से जीडीपी के अंदर जो है वो टर्जरी सेक्टर का है। फिर है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। सो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस आपको बताना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जैसे मैंने एक पहले एग्जाम्पल दिया था इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि सुरेश एक प्राइवेट फर्म में काम करता है और जो नरेश है वो ट्रेन ड्राइवर है। ठीक है, तो अब आपको पहचानना है क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज तो नहीं हो सकता। तो अब आपने पहचानना है कि एक जो रेलवेज है वो पब्लिक सेक्टर में आती है, गवर्नमेंट कंपनी है। सो पब्लिक एंड प्राइवेट के बीच में डिफरेंस पूछा जा रहा है। सो प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे मालिकाना हक किसी प्राइवेट इंसान के पास होता है, और पब्लिक सेक्टर जहाँ पे मालिकाना हक गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट हर काम प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं, वेलफेयर के लिए करती है, प्राइवेट में हर काम प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। और आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सो पब्लिक सेक्टर की वजह से इकोनॉमी ग्रो करती है और उनसे जो भी पैसा कलेक्ट होता है वो भी गवर्नमेंट का काम आता है डेवलपमेंट के लिए। अगर पब्लिक सेक्टर नहीं होगा तो इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर पाएगी, इंडस्ट्रीज़ ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि जैसे रेलवेज़ है, एयरलाइंस हैं, मेट्रोज़ हैं, शिपिंग है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स हैं, पोस्टल सर्विसेज, पुलिस सर्विस, इनके बिना इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। दीज आर ऑल बेसिक सर्विसेज। फिर है एक क्वेश्चन अगेन इम्पॉर्टेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन, अंडर एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ हेडिंग गलत दी हुई है, ओपन एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। सो ये वो सिचुएशन है जब कोई काम करना चाहता है, जो भी वेजेस मिल रहे हैं उस पर, मगर उसको काम मिल नहीं रहा है। फिर है अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब द पर्सन इज़ वर्किंग एट लेस देन हिज और हर पोटेंशियल। मतलब हर इंसान में 9 से 10 घंटे काम करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन अगर कोई इंसान कम काम कर रहा है तो वो अंडर एम्प्लॉयड है। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम सेलर, एक आइसक्रीम बेचने वाला दिन से लेकर रात तक खड़ा रहता है अपना ठेला लेकर, लेकिन उसके पास हर वक्त तो कस्टमर नहीं होता। पूरे दिन में हो सकता है इन टोटालिटी 1 से 2 घंटे के लिए उसके पास कस्टमर था। सो बाकी टाइम उसका जो पोटेंशियल है वो वेस्ट जा रहा है, वो सिर्फ खड़ा हुआ है। ऐसे ही कॉबलर, मोची के साथ भी होता है कि कस्टमर हर वक्त नहीं है। सो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जब आप काम कर तो सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं क्योंकि आपके पास काम है नहीं।
और फिर है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन मोर देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड, जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम के ऊपर लगे होते हैं और कुछ लोगों को काम से निकाल दिया जाए तो आउटपुट इफेक्ट नहीं होता। मतलब अगर खेत में 10 लोगों की ज़रूरत है और 12 लगे हुए हैं या 15 लगे हुए हैं, और जो भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड होता है वो अंडर एम्प्लॉयड भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर 15 लोगों 10 लोगों की ज़रूरत है और 15 काम पे हैं, यानी 5 एक्स्ट्रा है, तो हर कोई थोड़े थोड़े टाइम के लिए काम कम कर रहा है। यानी अगर 10 लोग होते तो शायद 9 घंटे काम करते, और 15 लोग हैं तो शायद 6 से 7 घंटे काम कर रहे हैं। तो हर कोई अपने पोटेंशियल से कम काम करता है क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड लोग हमेशा अंडर एम्प्लॉयड भी होते हैं। फिर है वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड इन जीडीपी। सो अगर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जिसके साथ साथ इंटरमीडिएट गुड्स भी काउंट कर लिए जाएं तो एक ही चीज़ इकोनॉमी में 2 बार काउंट हो जाएगी, या 3 बार या 4 बार। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक फार्मर पोटैटोज ग्रो कर रहा है, तो उन पोटैटोज की कॉस्ट जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। अब क्यों? क्योंकि उसने उन पोटैटोज को एक चिप्स बनाने वाली कंपनी को बेच दिया। अब उस कंपनी ने क्या किया, उससे चिप्स बनाए और चिप्स मार्केट में बेचे। अब चिप्स में पोटैटोज की वैल्यू इंक्लूडेड है। अगर चिप्स के टाइम पे भी पोटैटोज की वैल्यू काउंट कर ली और जब वो ग्रो किए गए थे जब भी काउंट कर ली, तो 2 बार काउंटिंग हो जाएगी। तो पोटैटोज जो फार्मर ने ग्रो किए वो एक इंटरमीडिएट गुड था, लेकिन जब उससे फाइनली चिप्स बन गए तो वो चिप्स जो हैं जो फाइनली कंज्यूम किए जाएंगे वो एक फाइनल गुड है। फिर है 13th क्वेश्चन, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इस पे भी पूरा टॉपिक है बुक में, कि व्हाट डज हिस्ट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इंडिकेट अबाउट द शिफ्ट दैट हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन सेक्टर्स। सो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी हिस्ट्री हमें क्या बताती है? सो ये बताती है कि सबसे पहले हर कंट्री में प्राइमरी सेक्टर ग्रो करता है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा ग्रो करने लगता है, फिर टर्जरी सेक्टर ग्रो करने लगता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, बेसिकली क्या है, जो सॉरी मैं इसको दोबारा बोलती हूँ कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनका प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है, फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं उनका सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनका टर्जरी सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है। लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, फिर भी अब एक टाइम आ गया जब हमारा टर्जरी सेक्टर इज़ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर इन जीडीपी। जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस वक्त टर्जरी सेक्टर का है। तो ये हम शिफ्ट देख रहे हैं थोड़ा सा पहले के और अब के कंपैरिजन में। सो हमारा ट्रैक सही चल रहा है, वी आर ग्रोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सो ये थे सभी नोट्स मेरी तरफ से, 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शायद आपके मन में आए कि क्या यही सब कुछ है? यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है, बुक पूरी पढ़नी है, ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पढ़े जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चंस आपका ऑलमोस्ट ये पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं। सो हो सकता है क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो, लेकिन आंसर इन नोट्स में आपको मिल जाएगा। सो नोट्स पसंद आए हों सो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।